तो कल हमने स्टार्ट करी थी फ्लूइड मैकेनिक्स। थोड़ा साउंड में इशू था इसलिए इसको फिर से डिस्कस करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक मास। मैंने बताया था स्पेसिफिक वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब होता है पर यूनिट क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी है उसको मेजर किया जाता है या तो इन टर्म्स ऑफ मास या फिर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक मास लिखा है, इसका मतलब ये होगा ये पर यूनिट क्वांटिटी है, यानी मास पर यूनिट क्वांटिटी। इसका मतलब क्वांटिटी क्या लिखेंगे, अगर हम मास बटे मास लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक मास या फिर मास डेंसिटी। अगर हम इसका यूनिट देखें, मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो गया। इसको डिनोट किया जाता है रो से। तो डेंसिटी हो गई मास पर यूनिट वॉल्यूम। इज इट क्लियर? तो पहला चीज जो हमने पढ़ा वो है मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 1 लीटर वाली खाली बोतल है, उसमें हमने पानी भरा, उस पानी का अब हम वजन करेंगे, उसका हम मास निकालेंगे। मास निकालेंगे तो हम देखेंगे 1 लीटर वाली बोतल में पानी का कितना मास है, उसको हम डेंसिटी बोलेंगे पानी का। जनरली अगर हम देखें पानी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में पानी का जो वेट होता है, पानी का जो मास होता है वो होता है 1000 केजी। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में पानी का वजन होता है कितना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एयर का होता है 1.292 केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन हो गई टेम्परेचर के साथ डेंसिटी की। इसी तरीके से अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ती है। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो है मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी अगर देखें पानी का 1000 केजी पर मीटर क्यूब, एयर का देखें 1.292 केजी पर मीटर क्यूब। टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन, प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। इसके बाद हमारी दूसरी प्रॉपर्टी आती है, वो है स्पेसिफिक वेट। फिर से वर्ड आया स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। अब स्पेसिफिक वर्ड जब भी आता है इसका मतलब होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट क्वांटिटी, इसका मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम इसको डिनोट किया जाता है गामा से। गामा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम देखें गामा, ये वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि वेट क्या होता है, फोर्स ही होता है। वेट का यूनिट हो गया न्यूटन और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका यूनिट, या किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब, या डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। वेट को हम लिख सकते हैं किसके बराबर होता है, वेट और मास। वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम इसको डिवाइड कर दे वॉल्यूम से, इसका मतलब इसको भी डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या 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 कहलाता है, डेंसिटी यानी रो इंटू जी। तो गामा इज इक्वल टू किसके बराबर आया, रो इंटू जी। तो गामा और रो में क्या रिलेशन है, रो को जी से मल्टीपल कर दो तुमको गामा मिल जाएगा। यूनिट हमने बताया न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम पानी का गामा देखें वो होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट भी ध्यान रहे। पानी का अगर हम देखें, पानी का अगर हम देखें गामा कितना होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब,
और अगर हम एयर का देखें तो 12.670 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस करी कि जो है स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब या डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट है। पानी का अगर देखें 9810, एयर का देखें 12.670। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी जो थी वो है स्पेसिफिक वेट। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो फिर से वर्ड आया स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हमने बताया पर यूनिट क्वांटिटी होता है, तो डिनोमिनेटर में या तो वॉल्यूम मिलेगा या तो मास मिलेगा। अब ये इसका नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो होगा नहीं, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। इसका मतलब ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए, नीचे मास होना चाहिए। हमने बताया पर यूनिट क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मास या वॉल्यूम। डिनोमिनेटर में या तो मास मिलेगा या वॉल्यूम मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, या तो इसका नाम तो वॉल्यूम है, ऊपर वॉल्यूम नीचे मास। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है या वॉल्यूम पर यूनिट वेट होता है। वॉल्यूम पर यूनिट मास जो होता है ये हम इन केस ऑफ गैसेस लेते हैं, कंसिडर करते हैं, और वॉल्यूम पर यूनिट वेट जो है इसको हम कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ लिक्विड्स। इसका मतलब ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये है वॉल्यूम पर यूनिट मास। हमें मालूम है मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है, इसका मतलब ये डेंसिटी का रेसिप्रोकल हो गया। वॉल्यूम पर यूनिट वेट, हमें पता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, गामा। तो ये किसका रेसिप्रोकल हो गया, गामा का रेसिप्रोकल। इज इट क्लियर? तो तीसरी प्रॉपर्टी हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम बताई, वॉल्यूम पर यूनिट मास या वॉल्यूम पर यूनिट वेट। अगली प्रॉपर्टी आती है फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी, ये हमें बताता है कि कोई चीज कितना हल्का है या कितना भारी है किसी दूसरे चीज से। जैसे हमने एग्जांपल दी थी कि हमारे पास 1 लीटर वाली बोतल है, खाली बोतल है, दो 1 लीटर वाली बोतल है हमारे पास। एक में हमने डाला पानी, दूसरे में हमने डाला हनी। तो इनमें से भारी कौन होगा? हनी वाली बोतल भारी होगी। तो दोनों का हमने बोतलों का क्या सेम रखा, वॉल्यूम सेम रखा, तभी कंपैरिजन कर पाएंगे, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे दोनों का। दोनों का हमने वॉल्यूम जो है वो एक लीटर लिया था। तो वेट ऑफ फ्लूइड बटे वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, पर वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वो सेम होना चाहिए। इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गामा फ्लूइड बटे गामा स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है हमारे पास वो हम पानी को कंसिडर करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, या जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो एयर होता है या हाइड्रोजन गैस होता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट ऑफ फ्लूइड बटे वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, पर दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होना चाहिए। इसको गामा फ्लूइड बाय गामा स्टैंडर्ड फ्लूइड भी लिख सकते हो, या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बटे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड भी लिख सकते हो। तो तीसरी चौथी प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका भी नाम आगे में आगे लगा हुआ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट क्वांटिटी, यानी डिनोमिनेटर में या तो मास मिलेगा या तो मास या वेट बोल दो, मास मिलेगा या तो वॉल्यूम मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? मान लो ये हमारे पास लिक्विड, इसमें हमारे नीचे जो है वो पानी है, वाटर, और ऊपर एयर है, जैसे जनरली होता है। ये लिक्विड एयर इंटरफेस है। क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां से जो मॉलिक्यूल्स है वो यहां चले जाते हैं। वाटर में से मॉलिक्यूल्स उठ के कहाँ जाते हैं? एटमॉस्फेयर में ही जाते हैं। ये जो वाटर वेपर्स है इस तरीके से ये पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किस पे? इस सरफेस पे। तो पार्शियल प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं वेपर्स किस पे? सरफेस पे, इस सरफेस पे, इसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स उसको वेपर प्रेशर बोला जाता है। अब ये वेपराइजेशन कब होती है? वेपराइजेशन कब होती है? जब वेपर प्रेशर ज्यादा हो, किससे? एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ या बराबर हुआ एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वेपराइजेशन स्टार्ट होती है। वेपराइजेशन स्टार्ट हुई उसका मतलब बॉइलिंग स्टार्ट होती है।
अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर के बराबर होता है। एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो बॉइलिंग स्टार्ट होती है, और अगर यही चीज पाइप में हुआ वहां कैविटेशन हो जाते हैं। कैविटेशन का मतलब है लो प्रेशर जोन में बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये मान लो पाइप है, ये हमारा लो प्रेशर जोन है। यहाँ वेपर प्रेशर क्या हो जनरली अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हुआ एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हुआ, यहाँ बॉइलिंग स्टार्ट होगी। बॉइलिंग स्टार्ट होगी मतलब वेपर्स बनने लग जाएंगे। जब वेपर्स बनने लग जाएंगे यहाँ पे वो जो वेपर्स बने या बॉइलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर जाते हैं, ये लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन से वो चले जाते हैं यहाँ हाई प्रेशर जोन में। हाई प्रेशर जोन में वो बर्स्ट हो जाते हैं। जब बर्स्ट हो जाएंगे उनकी वजह से वाइब्रेशन आ जाएगी, नॉइज आ जाएगा, फेटीग आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसको कैविटेशन बोला जाता है इन केस ऑफ पाइप। टेम्परेचर में और इस वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है? देखो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो जो वेपर प्रेशर होता है वो 1.2 किलो पास्कल होता है। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10 अगर टेम्परेचर है तो 1.2 किलो पास्कल मिलेगा। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है तो वेपर प्रेशर कितना मिलेगा? 2.3। 1 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 1.2, 20 का हो जाएगा 2.3 और 100 का हो जाएगा 101.3 किलो पास्कल। तो ये हमने डिस्कस करी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वेपर प्रेशर। तो ये क्या होता है? पार्शियल प्रेशर जो एक्सर्ट कराते हैं वेपर्स किस पे? सरफेस पे। तो ये हमने ये वाला डिस्कस करा। तो वेपर प्रेशर अगर ज्यादा हुआ एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इससे बॉइलिंग हो जाती है। पाइप में क्या होगा? कैविटेशन हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी हमारी आती है उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है, मान लो ये हमने एक सेटअप लिया, हमने एक सेटअप लिया, यहां से आप इस पे प्रेशर लगा रहे हो, बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, इसमें मान लो वाटर है। क्या ये हिलेगा अपनी जगह से? बिल्कुल नहीं हिलेगा। ठीक है, आप प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो इस पे, ये हिल ही नहीं रहा। क्यों हिल नहीं रहा? ये अंदर जा ही नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर तुम डेंसिटी देखोगे वो सेम है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे डेंसिटी क्या है? सेम है। इसका मतलब अगर तुम प्रेशर लगा रहे हो पर ये इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये फ्लूइड कैसा है अंदर? ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, ये कंप्रेस ही नहीं हो रहा। इसका मतलब मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल है। ये आपने प्रेशर तो चेंज करा, डीपी प्रेशर बढ़ाया आपने, पर डेंसिटी जो है डी रो, इसमें कोई चेंज नहीं निकल के आया। या ऐसे कह सकते हो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है दोनों पॉइंट पे। दोनों पॉइंट पे जो डेंसिटी है वो सेम है। आपने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया, डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। इसका अगर डेरिवेटिव कर दोगे, मतलब प्रेशर के साथ आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब डेंसिटी कॉनस है, किसके बराबर आ जाएगा? ये जीरो के बराबर। तो जिस भी फ्लूइड में डेल रो बाई डेल पी आपका जीरो के बराबर होगा, ऐसा फ्लूइड क्या कहलाएगा? इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस हो ही नहीं रहा है। तो हो गया ये वाला। अब अगर डेंसिटी चेंज हो रही है, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, आपने यहाँ प्रेशर लगाया और ये आपका जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है इसमें वॉल्यूम चेंज दिखा डीबी। ठीक है, आपने प्रेशर लगाया तो डीपी डिवाइड आपने क्या करा? डी रो बाई डीपी करा। ये चेंज नहीं हुआ, मतलब ये चेंज हुआ। ये डेंसिटी क्या हुई? ए पे अलग डेंसिटी थी, बी पॉइंट पे अलग डेंसिटी थी। इसका मतलब डेंसिटी क्या है? वेरिएबल है। आपने फिर से करा डीपी डी रो डिवाइडेड बाई डीपी करा, ये अब जीरो के बराबर नहीं आएगा। समझ आई बात? तो ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। समझ आई बात? इज इट क्लियर? तो
अगर वॉल्यूम चेंज दिख रहा है, ऐसा भी कह सकते हो, अगर वॉल्यूम में चेंज दिख रहा है प्रेशर अप्लाई करने से, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है उसी को कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? अब आपने प्रेशर लगा के उसको हटा दिया, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए वो पिस्टन, तो क्या कहलाएगा? उसको इलास्टिक बोलेंगे हम। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, अगर हम देखें पहला जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है हमारे पास, वो dp डिवाइडेड बाय dv बाई v, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस यहाँ पे dp है हमारे पास और dv बाई v। वॉल्यूम में हमने यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया नीचे? क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम घट रहा है। आपने प्रेशर लगाने से वॉल्यूम क्या करा दिया? घटा दिया। तो dp डिवाइडेड बाई dv बाई v आपका, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, घटने को हमने नेगेटिव लिखा है यहाँ पे। तो इसी के का अगर रेसिप्रोकल हम करें, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारे पास के, इसी का हमने रेसिप्रोकल करा, उसी को कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है मैथमेटिकली। dv बाई v हमारा जनरली d रो बाई रो के बराबर होता है, तो dp डिवाइडेड बाई d रो बाई रो। अगर हम पानी का देखें के कितना होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो होता है 2.06 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ से आया? प्रेशर का यूनिट, क्योंकि dv बाई v तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता ही नहीं। इसमें डीपी का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर हम एयर का देखें, एयर का जो के होता है वो 1.03 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो एयर है वो 20,000 गुना ज्यादा कंप्रेसिबल है। किससे? एयर जो है वो 20,000 गुना ज्यादा कंप्रेसिबल है। किससे? वाटर से। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम चेंज, dv बाई v क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम चेंज बढ़ेगा, dv बाई v बढ़ेगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ा तो न्यूमरेटर घटेगा। डिनोमिनेटर बढ़ा, ये जो पूरी टर्म है ये घट जाएगी, इसका मतलब k घट जाएगा इन केस ऑफ लिक्विड्स। पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे k बढ़ता है इन केस ऑफ गैसेस। तो ये हमने डिस्कस करी फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। इसी के साथ हमने बताया था, ये पहले ही बताया था, अगर चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव जीरो होता है, तो डेल पी बाई ये डेल रो बाई डेल पी जो है वो जीरो के बराबर है। इसका मतलब बीटा जीरो के बराबर, इसका मतलब ये इनकम्प्रेसिबल होगा, क्योंकि डेंसिटी चेंज ही नहीं हो रही ना। अगर डेंसिटी चेंज ही नहीं हो रही प्रेशर लगाने से, क्या उसका मतलब क्या है? वो कंप्रेस हो ही नहीं रहा, दब ही नहीं रहा, इनकम्प्रेसिबल। अगर डेल रो बाई डेल पी जीरो के बराबर नहीं है तो ऐसा कहलाएगा कंप्रेसिबल। अगर ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप देखोगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप देखोगे कि आइसोथर्मल जो होता है ये पी के बराबर होता है इन केस ऑफ आइसोथर्मल। एडियाबैटिक के केस में ये होता है गामा इंटू पी के बराबर। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास विस्कोसिटी होती है। अब विस्कोसिटी का क्या मतलब है? अगर एक फ्लूइड चल रहा है इस सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, इसके ऊपर फ्लूइड चल रहा है, ड्यू टू कोहिजन, कोहिजन मतलब कोहिजन, कोहिजन का मतलब है अगर हमारे पास दो पार्टिकल हैं, सेम पार्टिकल होने चाहिए, ये भी पार्टिकल ए है, ये भी पार्टिकल ए है, या मॉलिक्यूल बोल दो, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल ए, तो इन दो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कोहिजन बोला जाता है। अगर मैंने ए लिया, दूसरा बी लिया, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, दो अलग अलग पार्टिकल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको एडहेशन बोला जाता है। कोहिजन का मतलब सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कोहिजन बोलते हैं। और एडहेशन का मतलब है दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, वो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये फ्लूइड इस पे चल रहा था। अब ये दो लेयर्स है, मान लो ये इसमें फ्लूइड चल रहा है, ये वाले में और ये वाले में, ये तो फ्लूइड ही है दोनों। मान लो ये हमारे पास ये हमारे पास पानी है, वाटर है, तो ये दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये वाला लेयर चाहेगा कि मैं इसको चलने ना दूं, ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ऊपर वाला लेयर चाहेगा कि ये मेरे साथ ही चले,
तो ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यहाँ पे डेवलप होती है शियर स्ट्रेस, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये डेवलप हुआ। इसी को विस्कोसिटी बोलते हैं हम। विस्कोसिटी जो है अगर लिक्विड्स के केस में देखें तो ये किसकी वजह से होती है? लिक्विड्स के केस में तो ये कोहेजन की वजह से होती है, और अगर गैसेस के केस में देखें हम, ये मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से होता है। तो कोहेजन का मतलब है दो एडजेसेंट लेयर्स अगर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है एक फ्लूइड की, ठीक है? इस कंसेप्ट के बेसिस पे हमने यहाँ डी थीटा बाई डी टी जो है वो हमारा किसके बराबर आता है? डी वी बाई डी वाई के बराबर। डी थीटा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ एंगुलर स्ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी वी बाई डी वाई मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर है? तो इन दोनों लेयर्स के बीच में डेवलप होगा शेयर स्ट्रेस, उसको न्यूटन ने देखा था और अपना लॉ दे दिया, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उसने क्या कहा, जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी यू बाई डी वाई के, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या ऐसे कह सकते हो शेयर स्ट्रेस, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू इनटू डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई की जगह और क्या लिख सकते हो? डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ एंगुलर स्ट्रेन। अगर हम म्यू देखें, म्यू का अलग अलग यूनिट होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकंड, पास्कल सेकंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल, तो पास्कल सेकंड आ गया। इसका और एक यूनिट है केजी पर मीटर सेकंड, या ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, जिसको हम पॉइस बोलते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को पॉइस बोला जाता है। अगर हम देखें एक पॉइस किसके बराबर होता है? 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम देखें पानी का विस्कोसिटी कितना होता है? 1.002 सेंटी पॉइस। एयर का देखें 1.83 10 की पावर -2 सेंटी पॉइस। इसका मतलब जो पानी है वो 55 गुना ज्यादा विस्कस होता है देन द एयर। इन दो वैल्यू से आप देख सकते हो। अगला आता है लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। अगर थिकनेस फ्लूइड की बहुत ही कम है, अगर थिकनेस फ्लूइड की बहुत ही कम है, आप जो ये dv है इसकी जगह v लिख सकते हो, dy की जगह h या y लिख सकते हो। इसी को लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोला जाता है। अगला कंसेप्ट हम देखते हैं, अगर ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास, इसकी वेलोसिटी 0 है इस प्लेट की, और इस प्लेट की वेलोसिटी जो है वो v है। इस प्लेट की जो वेलोसिटी है वो v है, इसके बगल वाला जो पार्टिकल होगा, यहाँ पार्टिकल होगा, उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी भी वेलोसिटी 0 होगी ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसका, इसमें जो पार्टिकल होगा यहाँ पे फ्लूइड होगा, उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी, जितनी ऊपर वाले प्लेट की है। इसको बोला जाता है नो स्लिप कंडीशन। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? v, यहाँ पे वेलोसिटी होगी 0, यहाँ पे वेलोसिटी होगी v। और यहाँ पे अगर du बाई डी वाई देख लोगे तो मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। यहाँ पे du बाई डी वाई ऐसे देख लो, इसमें स्लोप ज्यादा है, du बाई डी वाई क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ du बाई डी वाई किसके बराबर है? 0 है। इज इट क्लियर? अगला आता है, अच्छा म्यू जो है इसको बोला जाता था डायनामिक विस्कोसिटी, और जो न्यू है इसको बोलते हैं काइनेमैटिक विस्कोसिटी। अब दोनों में रिलेशन क्या है? काइनेमैटिक विस्कोसिटी होता है डायनामिक विस्कोसिटी बटे रो। इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको स्ट्रोक भी बोला जाता है। एक स्ट्रोक में होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। पानी का अगर हम देखें विस्कोसिटी, काइनेमैटिक वाली विस्कोसिटी वो होते हैं 10 की पावर -2 स्ट्रोक, और एयर का होता है 1.5 इंटू 10 की पावर -1 स्ट्रोक। इसका मतलब यहाँ जो एयर है उसकी काइनेमैटिक विस्कोसिटी 15 गुना ज्यादा होती है नियरली देन द वाटर। क्लियर है? अगला चीज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो भी घटती है। टेम्परेचर बढ़ाएं, इन केस ऑफ लिक्विड्स की बात चल रही है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो ये वाली विस्कोसिटी है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी, ये भी घट जाती है। गैसेस के केस में देख लो, टेम्परेचर बढ़ाओ म्यू भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओ न्यू भी बढ़ता है। इज इट क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाने से म्यू जो है वो घटता है, यहाँ न्यू भी घटता है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओ म्यू बढ़ता है, यहाँ भी न्यू बढ़ता है इन केस ऑफ गैसेस। अब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से जो काइनेमैटिक डायनामिक विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, और यहाँ ये वाली विस्कोसिटी है।
काइनेमेटिक विस्कोसिटी, प्रेशर बढ़ाएंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ लिक्विड। पर गैसेस के केस में ये बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाए म्यू बढ़ता है, पर ये कांस्टेंट होता है कब तक, 3 से 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक ये कांस्टेंट होता है, उसके बाद ये बढ़ने लग जाता है। इसी तरीके से प्रेशर बढ़ाएंगे, जो न्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये घटती है। अगला आता है हमारे पास, अगर हम जनरल इक्वेशन देखें फ्लूइड्स का, तो टाउ इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन प्लस बी। ए जो है इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एन को बोलते हैं फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, बी को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। अगर हम न्यूटन्स लॉ देखें, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, इसका मतलब ए की जगह क्या आया है म्यू, डी यू बाई डी वाई तो ऐसे रखा, एन का वैल्यू 1, समझाई बात। अब ये म्यू क्या है, ये स्लोप है, हमें पता है इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। सिमिलरली हमने ये कंसेप्ट यूज करा, y की जगह हमने क्या लिखा, y की जगह हमने टाउ लिखा, और x की जगह हमने डी यू बाई डी वाई लिखा। म्यू क्या हो गया, स्लोप। स्लोप जो है किस में, न्यूटन्स लॉ में, वो है म्यू के बराबर। तो स्लोप अगर इक्वेशन 1 का देखें हम, इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर लिखी है, इसका स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर या डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। अब डी वाई यहाँ पे y क्या है, ये x क्या है, डी यू बाई डी वाई कर दो, डी टाउ डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ डी यू बाई डी वाई, स्लोप हो जाएगा। तो जो स्लोप है वो यहाँ हो जाएगा डी टाउ डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ डी यू बाई डी वाई, इसको म्यू अपरेंट बोलते हैं, अपरेंट विस्कोसिटी बोलते हैं। अब ये अपरेंट विस्कोसिटी अगर टाइम पे डिपेंड करती है, इसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर ये टाइम पे, मतलब अगर ये टाइम डिपेंडेंट है तो इसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, अगर ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, इसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब टाइम डिपेंडेंट हमारे पास कितने हैं, 2 है। टाइम डिपेंडेंट हमारे पास एक तो थिक्सोट्रोपिक है, एक तो रियोपेक्टिक है। और टाइम इंडिपेंडेंट हमारे पास डाइलेटेंट है और सीडोप्लास्टिक है। डाइलेटेंट का दूसरा नाम शेयर थिकनिंग। अगला आता है बिंगम, बिंगम का दूसरा नाम हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इज इट क्लियर। अब इनको याद रखने का तरीका, थिक्सोट्रोपिक, बिंगम, रियोपेक्टिक, सीडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन और डाइलेटेंट। जनरल है n लेस देन 1, n इज इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 1, n लेस देन 1, n इज इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 1। इसको याद रखा है मैंने इस तरीके से, तुम्हारे बीमार रहने पे पापा नहीं डांटते। तुम्हारे मतलब थिक्सोट्रोपिक, बीमार मतलब बिंगम, रियोपेक्टिक मतलब रहने पे, पापा मतलब सीडोप्लास्टिक, नहीं मतलब न्यूटोनियन, डांटते मतलब ये। सिंपल है, तुम्हारे बीमार रहने पे पापा नहीं डांटते। 1-2 बार ट्राई कर लो, याद हो जाएगा ये। अब इस साइड हमने टाउ रखा है, यानी y है ये, डी यू बाई डी वाई हमने x बोला था पहले, ठीक है। अगर आप देखो, ये जो है थिक्सोट्रोपिक, बिंगम और रियोपेक्टिक, किसमें आते थे, थिक्सोट्रोपिक, रियोपेक्टिक, ये आते हैं टाइम डिपेंडेंट, मतलब ये होते हैं हमारे पास टाइम डिपेंडेंट ये वाले फ्लूइड्स, और ये होते हैं हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कहाँ डेवलप होती है, सरफेस पे होती है, मतलब सरफेस पे टेंशन डेवलप होता है। या तो ये 2 इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में होगा, पहली बात, या तो ये कहाँ होगा, या तो 2 इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में सरफेस टेंशन डेवलप होगी, या तो ये ऊपर सरफेस पे होगा, उस सरफेस को जो किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में। जैसे मान लो हमारा ये है वाटर की सरफेस, ये है। होता क्या है, मान लो अगर हमारा बीच में कोई पार्टिकल है, पार्टिकल ए है, उसमें हर तरफ से सेम फोर्स लगता है, कोई टेंशन वेंशन नहीं डेवलप हो रहा, क्योंकि हर तरफ उसके अगल बगल वाले पार्टिकल सेम है। अब यहाँ देख लो पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल ए है। अब इसमें क्या लग रहा है, नीचे की तरफ तो कोहिजन लग रहा है, ऊपर क्या है, हवा है। हवा बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में क्या डेवलप होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसे
एडहेशन बोलते हैं, ठीक है। ये एयर है हमारे पास। अब एयर और इस वाले पार्टिकल में एडहेशन है और नीचे कोहिजन है। अब एडहेशन यहाँ पे एयर और वाटर में उतना स्ट्रांग नहीं होता, वो वीक होता है। तो इस सरफेस पे इस वाले पार्टिकल पे नीचे नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, नीचे की तरफ ही ज़्यादा फोर्स लगता है। जो कोहिजन है वो स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा वो स्ट्रांग होता है, इसलिए कोहिजन हमारा ज़्यादा होगा यहाँ से, इसीलिए ये सरफेस जो है वो इस तरीके से दिखने लग जाती है। इसी को हमने सरफेस टेंशन बताया था। अब ये सरफेस टेंशन मैथमेटिकली किसके बराबर होती है? सरफेस टेंशन मैथमेटिकली जो है ये किसके बराबर होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ के। होता किसकी वजह से? कोहिजन की वजह से, ठीक है। अगर सरफेस टेंशन देखोगे 20 डिग्री सेल्सियस पे तो 0.0736 न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है, फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर। सरफेस टेंशन को लिखोगे dW/dAB, dA मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव आता है वर्क डन सिग्मा इंटू 4πr² n की पावर 1/3 - 1। मतलब एक बड़ा वाला पार्टिकल था, उसको हमने बहुत सारे ड्रॉप्स में तोड़ा। एक बड़ा पार्ट ये था, ड्रॉप था, बड़ा ड्रॉपलेट, इसको हमने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ा। कितना वर्क डन हुआ इसको तोड़ने में? तो सिग्मा इंटू 4πr² n की पावर 1/3 - 1। अब कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाते हैं एक इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स प्रेशर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स सरफेस टेंशन फोर्स। यही कंसेप्ट यूज करके हम लिक्विड ड्रॉपलेट, सोप बबल और लिक्विड जेट, इन सब में क्या निकालते हैं? प्रेशर। डेल्टा पी जो है वो 4 सिग्मा बाई डी के बराबर है। डेल्टा पी सोप बबल के केस में डबल होता है क्योंकि दो इंटरफेस बनते हैं, अंदर भी बाहर भी, 8 सिग्मा बाई डी। और लिक्विड जेट के केस में 2 सिग्मा बाई डी। अगला आता है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी जो होती है ये एडहेशन, कोहिजन और एडहेशन दोनों की वजह से होता है। कैपिलैरिटी में आपको या तो राइज मिल सकता है या तो फॉल मिल सकता है, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल मिल सकता है। अगर एडहेशन ज़्यादा है कोहिजन से, थीटा आपका लेस देन होगा 90, ये होगा आपका वेटिंग। इसका मतलब पानी के एग्जांपल है। अगर एडहेशन ज़्यादा है, पानी ऊपर जाएगा तो कैपिलरी राइज बोलेंगे उसको। दूसरा है कैपिलरी फॉल, ऊपर जो मिनिस्कस है वो कैसा दिखने लग जाएगा, इस तरीके से। फॉल, राइज में ऐसे दिखा था। तो कोहिजन अगर ज़्यादा हुआ एडहेशन से तो फॉल मिलेगा। थीटा कैसा मिलेगा? ग्रेटर देन 90, इसको बोलते हैं नॉन वेटिंग, जैसे मरकरी का एग्जांपल है। अगला कंसेप्ट हम लगाते हैं कैपिलरी राइज कहाँ तक मिलता है हमारा? कैपिलरी राइज कहाँ तक मिलता है? सरफेस टेंशन का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जब तक वेट के बराबर होता है तब तक आपको कैपिलरी राइज मिलता है। उस हाइट को हम निकालते हैं इसी कंसेप्ट से। सरफेस टेंशन का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब। इसी तरीके से सरफेस टेंशन का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ये हम लगाते हैं इस वाले के लिए, फॉल के लिए। सरफेस टेंशन का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट प्रेशर फोर्स के बराबर होता है। कैपिलैरिटी में जो हाइट ऑफ कैपिलरी आपको मिलती है वो होती है 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे गामा डब्ल्यू इंटू डी। अब जो डी है ये हम ट्यूब के लिए कंसिडर करते हैं, और डी माइनस डी नॉट अगर हम डी माइनस डी नॉट माइनस डी आई एन्युलर स्पेस के लिए, और प्लेट के लिए हम 2t यहाँ पे लगाएंगे कैपिलरी वाली हाइट के लिए। अगर डाया जो है ट्यूब का वो 10 mm से ज़्यादा या उसके बराबर है तो कोई कैपिलैरिटी नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? तो चैप्टर नंबर 1 हो गया समाप्त। ऊपर से फिर से हम बताते हैं। सबसे पहले हमने मास डेंसिटी बताया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद हमने स्पेसिफिक वेट बताया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम बताया, वॉल्यूम पर यूनिट मास। उसके बाद हमने वेपर प्रेशर बताया। वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर लगाते हैं, कौन वेपर्स लगाते हैं। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो वेपराइजेशन होती है, बॉइलिंग होती है। कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी हमने बताया। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है। उसके बाद हमने बताया विस्कोसिटी क्या होती है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने डिस्कस करा। इनके अलग अलग यूनिट्स देखे। लीनियराइजेशन हमने बताया, नो स्लिप कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी में रिलेशन है, क्या होती है। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने घटाने से क्या होता है। जनरल इक्वेशन हमें फ्लूइड की बताई। उसके बाद हमने बताया ये जो इसका स्लोप है उसको अपरेंट विस्कोसिटी बोलते हैं। अपरेंट विस्कोसिटी अगर टाइम पे डिपेंड करता है क्या बोलते हैं, टाइम पे नहीं डिपेंड करता उसको क्या बोलते हैं। इसको सिंपलीफाई करा, तुम्हारे बीमार रहने पे पापा नहीं डांटते।
सरफेस टेंशन बताया। सरफेस टेंशन के बाद हमने ये कैपिलैरिटी पढ़ा और पहला वाला चैप्टर जो है इसमें इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।